जय सिया राम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मार्वल्स। तो आज मैं एक बार फिर से आपका भाई, आपका भैया आपके सामने पेश हो चुका हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का पेपर है जो उसका मैथ्स पोर्शन सॉल्व करने के लिए। तो आज हम एक साथ इस पेपर को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, इसमें हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? एक खुदरा विक्रेता ने 7 वस्तुएं प्रत्येक ₹10 में, 9 वस्तुएं प्रत्येक ₹11 में और 14 वस्तुएं प्रत्येक ₹15 में खरीदी। ठीक है। यदि लाभ औसत लागत मूल्य का 20% माना जाता है तो प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 7 वस्तुएं उसने खरीदी ₹10 पर वस्तु के हिसाब से। ठीक। 9 वस्तुएं खरीदी 11 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से और 14 वस्तुएं खरीदी 15 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से। उसने टोटल जितने की खरीदी है उस पर वो 20% का प्रॉफिट लाभ कमाना चाह रहा है। तो बताओ कितने की बेचेगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल। भाई यहाँ लिख लो ऑब्जेक्ट वस्तु और यहाँ हो गया प्राइस। ठीक। भाई 7 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु खरीद रहा है ₹10 के हिसाब से, तो 7 वस्तुएं कितनी खरीदेगा भाई? ₹70 की। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। फिर 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं किस हिसाब से खरीद रहा है? ₹11 की एक खरीद रहा है, तो 9 वस्तुएं ₹99 की खरीदी होंगी। ठीक है भाई। उसके बाद 14 वस्तुएं खरीद रहा है ₹15 पर वस्तु के हिसाब से, तो 14 वस्तुएं 15 के हिसाब से कितने की खरीदेगा? एक तो जानो ₹210 की। 14 गुणा 15 210। ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। कुल मिला के उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? 7, 9 और 14, 7 21 और 9, टोटल उसने 30 वस्तुएं खरीद ली। कितने रुपए की भाई? 9 और 10 7 और भाई ₹379 की। भाई ₹379 की उसने 30 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु कितने की खरीदी होगी भाई? 379 बट्टे ₹30 की। ये क्या आ गया? एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया, एवरेज आया ना। ठीक है। तो भाई लेकिन उसको तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं, उसको 20% प्रॉफिट कमा कर बेचना है। तो कितने का बेचेगा भाई? 120% का बेचेगा ना, 120/100 का। ठीक है भाई, बिल्कुल बेचेगा। एक जीरो से एक जीरो गया, 3 ढाई 30, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 4 निम 36, 4 सत्तर 28, 29, 31, 4 3 12, 13 14 15 और 2 जीरो के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा ₹15.16। मेरा आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक सेकेंड। हाँ, ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल भाई, देखो ए और बी कितने दिन ले रहे हैं भाई? 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन ले रहे हैं भाई? 16 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। और सी और ए, सी और ए कितने दिन ले रहे हैं भाई? 24 दिन। क्या बताया था टाइम एंड वर्क में? एलसीएम लो और काम खत्म हो जाता है लगभग सारा। तो ठीक है भाई, 12, 16 और 24 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा भाई? 48 आया ना। जो भी एलसीएम आता है वो क्या होता है मेरा भाई? वो होता है मेरा टोटल वर्क, जितना मुझे करना है। और 12, 16 और 24 क्या है? मेरा टाइम है। अब 12 दिन में 48 यूनिट वर्क कर रहे हैं ए और बी, एक दिन में कितना करेंगे भाई? 4 यूनिट, 12 चौके 48। ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। बी और सी 16 दिन में 48 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे भाई? 3 यूनिट, 16 3 48। और सी और ए 24 दिन में 48 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे भाई? 2 यूनिट काम। ठीक। तो ये 4, 3 और 2, टोटल कितनी एफिशिएंसी आ गई? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 यूनिट आई ना भाई। ये टोटल एफिशिएंसी किसकी है? इन सब की है। अब यहाँ देखो, ए 2 बार ए, बी 2 बार बी और सी 2 बार सी। ये एफिशिएंसी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। ये टोटल आई ना, बिल्कुल आई भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी भाई 9/2। ये 2 उधर चला जाएगा, आएगी ना, बिल्कुल आएगी। क्या पूछता है मुझसे? ये तीनों साथ मिलकर कितने समय में कार्य पूरा करेंगे? टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू
वर्क जो कि 48 यूनिट अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है 9/2, 3 तिया 9, 16 से जाएगा, टाइम आ जाएगा 16, और ये जो नीचे का 2 है ऊपर जाएगा बट्टे में 3, 16 दूनी 32/3 बराबर 10 सही 2/3, 10.67 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये सवाल हम दो तरह से करेंगे। कैसे? एक तो हम अपना जो बेसिक कॉमन सेंस है उसका यूज़ करेंगे, और आपको एक फॉर्मूला बता रखा है पहले से, उसका यूज़ करेंगे। बहुत प्यार से निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकता हूँ कि भाई आधी यात्रा वो 21 घंटे में कर रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कर रहा है, और आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ भाई वो सेम डिस्टेंस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, और वही डिस्टेंस वापस आ रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो भाई वो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला लिखा था, d इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई बाय S2 अपॉन में S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस T2। लिखवाया था ना भाई? बिल्कुल लिखवाया था, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो देखो भाई, डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा मेरा, S1 कितना है भाई 21, 24 मान लो, 24 गुणा में S2 21 बट्टे में S1 माइनस S2, बेसिकली स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का योग, डिफरेंस नहीं योग। तो 24 प्लस 21, 24 प्लस 21 और मल्टीप्लाई बाय टोटल समय कितना लिया है T1 प्लस T2। भाई 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ समय लिया होगा, और वापस आया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ समय लिया है, और टोटल दोनों का योग क्या है भाई 5 घंटा टोटल योग है समय का। तो भाई कर दो गुणा 5 से, ये हो जाएगा डिस्टेंस बराबर 24 गुणा 21 गुणा 5 बट्टे में 24 और 21 45, 5 एकम 5, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ये आएगा 8 गुणा 7 बराबर 56 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो गया 56 किलोमीटर। तो उन्होंने टोटल तय कितनी दूरी की होगी भाई, 56 किलोमीटर गए और 56 आए, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D बराबर 56 गुणा 2 बराबर 112 किलोमीटर। मेरा आंसर ऑप्शन ए। या फिर भाई दूसरे मेथड से बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उससे भी ये फॉर्मूला बेसिकली बेसिक से ही निकला है। कैसे देखते हैं भाई। डिस्टेंस मैंने मान लिया D, मान लिया या 2D मान लो, जो मर्जी आपकी मान लो। चलो 2D मान लियो डिस्टेंस, क्यों? उससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। भाई डिस्टेंस हो गया मेरा 2D, ठीक। वो कह रहा है आधा डिस्टेंस, आधी दूरी तय कर रहा है 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। भाई 2D में से D उसने तय किया 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो इतना समय लिया होगा D बट्टे में 21। फिर बची हुई आधी यात्रा तय कर रहा है, आधी यात्रा होगी D किस हिसाब से 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। इतना समय लिया होगा, और भाई दोनों समय का योग ही तो कितना दे रखा है भाई 5 घंटे दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। यहाँ से क्या आएगा D कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा भाई 1/21 प्लस 1/24 बराबर 5 होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। D ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 21 बट्टे में 21 गुणा 24 बराबर 5 आया ना। यहाँ से देखो D बराबर आएगा आपका 21 गुणा 24 बट्टे में 24 और 21 45 और गुणा में 5। भाई वही चीज़ आएगी नहीं, ये जो थी यहाँ आई ना, बिल्कुल। तो यहाँ से D बराबर मेरा आ जाएगा कितना 56, और 2D बराबर कितना आ जाएगा 112 मेरा आंसर किलोमीटर। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बेसिकली ये जो फॉर्मूला निकला है यहीं से निकला है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अपने 10 से 15 सेकंड बचा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ में 10 से 15 सेकंड बचा लेते हैं तो आप जीएस में उस उतने समय में 2 सवाल कर सकते हैं। क्योंकि जीएस में क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता, वो फैक्ट्स और नॉलेज पर बेस्ड होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें तुक्का मार लोगे। ठीक भाई।
इसीलिए कुछ रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? ठीक है भाई, बहुत सिंपल है भाई। ट्रेनों की गति का अनुपात क्या दे रखा है? स्पीड का रेशियो भाई 5:6। किसका? ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी ट्रेन होगी। ठीक, ठीक है। तो भाई पहली ट्रेन की गति क्या है? भाई गति नहीं दे रखी, समय दे रखा है 5 घंटे में, और दूरी दे रखी 450 किलोमीटर तय करती है। तो कितना स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस 450 बट्टे में टाइम 5, कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये क्या है? ये दूसरी ट्रेन की गति हो गई। हमारे हिसाब से तो भाई 6 यूनिट है दूसरी ट्रेन की गति, लेकिन एक्चुअल में है कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना? भाई 15 गुना है ये तो, है ना। इसका मतलब जो पहली ट्रेन की स्पीड है 5 यूनिट, वो भी 15 गुना हो जाएगी। कर दो 15 गुना, कितना हो जाएगा भाई? 75 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर ऑप्शन डी। ठीक भाई, चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है भाई। देखो, आयत में क्या होता है? लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है ना। बिल्कुल ठीक भाई। तो कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर मैं चौड़ाई x यूनिट मान लूँ तो लंबाई हो जाएगी 3x यूनिट, है ना। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई, 3x गुणा में x बराबर 3x²। और बराबर में कितना दे रखा है? 768, 768। x² कितना हो जाएगा भाई? काट दो, 3 × 3 = 2, 5, 6, 256 भाई। 256 के बराबर हो रहा है। और मुझे याद है, याद किया है स्क्वायर कि 16 का स्क्वायर होता है 256, होता है ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो x बराबर आ गया 16। ठीक। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे तो भाई परिधि पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है? अब पेरीमीटर क्या होता है भाई? 2l + b। आयत का परिमाप यही तो होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना भाई। कर दो, बराबर में पेरीमीटर बराबर हो गया 2, लंबाई कितनी होगी? 3x, x बराबर 16 के, 3x बराबर 16 तिया 48, 48 प्लस b बराबर कितने के? x के, और x बराबर है 16 के। कर दो 16, लंबाई 48 और चौड़ाई होगी 16। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 16 और 2 गुणा में 48 और 16 64 बराबर 128 मीटर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। एक 3 अंकों की संख्या ए बी सी, जहाँ ए 100वें स्थान पर है, बी 10वें स्थान पर है और सी इकाई के स्थान पर है, को ए बी सी के रूप में फिर से लिखा जाता है और 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? देखो भाई, क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा और थोड़ा लेंदी लग रहा है, वास्तव में ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है और क्वेश्चन ख़त्म। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देख लो किस फॉर्म में है भाई। क्या परिणाम क्या होगा? ए बी सी बी ए, बी सी ए बी। ठीक है भाई। भाई कोई मेरा ये ए बी सी के स्थान पर कोई मेरे अंक है, 1 से लेकर 0 तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक बेसिकली। ठीक। तो भाई मैं क्या बोल दूँ? ए बी और सी। ठीक है भाई, ए बी और सी, ये मेरे कोई अंक है भाई। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 कुछ भी हो सकते हैं। तो भाई मैं मान लेता हूँ ए को, मान लेता हूँ 1, बी को 0 और सी को 0। क्यों? इससे आसान मुझे मानने के लिए कुछ मिलेगा नहीं भाई। आप पूरी अंक गणित छांक लो। क्यों? मैंने ए को ही 1 क्यों माना, बी को 1 क्यों नहीं मान लिया, ए को 0 क्यों नहीं मान लिया? क्योंकि भाई जो भी मेरी संख्या है वो ए से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ 0 मान लूँगा तो संख्या मेरी 6 अंकों की जगह 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक भाई, इसीलिए ए को मेरे को 0 नहीं मान सकता मैं। 0 के अलावा कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक, ठीक है। तो भाई देखो, 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, तो संख्या होगी 1, 0, 0, 100 मान ली मैंने, संख्या है 100। ठीक है। तो भाई उसको मैंने दोबारा से लिखा ए बी सी के रूप में, तो संख्या क्या हो गई भाई? संख्या हो जाएगी मेरी ए बी सी
और फिर 1 0 0 होगी संख्या, बिल्कुल होगी। वो कह रहा है इसको मैं भाग देता हूँ किससे, 7 11 और 13 के एलसीएम से। भाई एलसीएम किसका, 7 11 और 13 का कितना होगा भाई। अब तो आंख बंद करके नींद में भी पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम 1001 होता है। क्यों, तीनों का गुणा कर दो, कम से कम भाई 50-60 सवाल इसी पे हो चुके होंगे कि 7 11 और 13 का जिसमें एलसीएम या इनका गुणनफल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो अब तो याद हो जाना चाहिए, तीनों को गुणा भी कर दोगे आएगा आपका 1001। तो ये होता है 1001। ठीक, तो ये जो मेरी रिजल्टेंट संख्या है इसको मैं 7 11 और 13 के एलसीएम से मतलब 1001 से भाग देता हूँ। कितना आएगा भाई, 1001, एक कम 1001, क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये जो 7 के 2 जीरो हैं यहाँ लगा दो। ठीक, रिजल्ट मेरा क्या आया फिर परिणाम, ए बी सी को 7 11 और 13 के एलसीएम से जो मैंने विभाजित किया तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, 100। और ये 100 क्या था भाई, ए बी सी, यही तो है, ए 1 बी 0 सी 0, भाई ऑप्शन ए मेरा आंसर। सिंपल, कोई शक है इसमें, था ये 5 सेकंड का क्वेश्चन, समझाने के लिए टाइम लगता है बाबू, वरना क्वेश्चन तो मेरा 5 सेकंड का ही है। क्वेश्चन पढ़ने में समय लगाना है, सॉल्व करने में नहीं। पढ़ने में आप 2 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा भी लगाओगे ना, वो आपको बेनिफिट ही देगा। क्यों, क्योंकि एक बार समझ गए क्वेश्चन तो सॉल्व करने में बस चुटकी बजाने जितना समय लगता है। सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, समय लेके पढ़ो और प्यार से पढ़ो, लेकिन सोल्यूशन आपका फिर सेकंड में निकलता है। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की संख्या 2 4 7 x 8 44 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, भाई मैंने देखा कौन संख्या क्या है, 2 4 7 x और 8। ठीक है भाई, ये संख्या है मेरी, विभाजित किससे है, 44 से। 44 से विभाजित का मतलब 4 और 11 दोनों से विभाजित होनी चाहिए भाई। 44 से विभाजित का तो यही मतलब होता है ना कि भाई 4 और 11 दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या। ठीक, तो भाई x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं, x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये 4 से विभाजित हो जाए। भाई तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि आखिरी 2 अंक किसी भी संख्या के 4 से विभाजित होने चाहिए। तो भाई ऑप्शन में देख लो, x की जगह 1 रखूंगा तो हो जाएगा 18। क्या 18 4 से भाग होता है, नहीं होता, काट दो। अगर x की जगह 2 रखूं तो 28 बनेगा, ये 28 तो होता है 4 से भाग। अगर x की जगह 3 रखूं तो भाई 38 बनेगा, 38 4 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता। लेकिन x की जगह 4 रखूंगा तो 48 होता है, और 48 मेरा 4 से भाग जाता है। तो 2 या 4 में से ही कोई एक आंसर होगा मेरा, पक्का। ठीक है, अब क्या करूं, अब भाई 11 की डिविजिबिलिटी लगा दो। हालांकि ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है, मैं इस क्वेश्चन देखते ही सीधे 11 की डिविजिबिलिटी लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि 28 और 48 बनेगा, और 28 और 48 बनते ही 2 ऑप्शन मेरे कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो आंसर मेरा क्लियर नहीं आएगा ऑप्शन से। तो अब मुझे 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना पड़ेगा। क्या भाई, जो भी ऑल्टरनेट डिजिट है उनका सम कर दो। 2 + 7 + 8 कितना हुआ, 2 7 9 और 8 17 हुआ ना, 17। ठीक है, अब जो दूसरी तरफ का डिजिट है 4 और x, इसको जोड़ दो, कितना होगा, 4 + x। लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो। भाई देखो, मैं x की जगह पर यहाँ क्या रखूँ कि इस पूरे का और इस 17 का अंतर या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल आना चाहिए। ठीक है भाई, तो x की जगह मैं क्या रखूँ भाई, 17 में से किसका माइनस करूँ कि मेरा 11 बन जाए। भाई मुझे 6 का माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब 4 + x मैं बोल दूँ ये 6 होगा मेरा। भाई जो ये ये जो मेरा नंबर आएगा और ये जो 17 है, इसका अंतर या तो मेरा 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 से भाग जाना चाहिए, जो भी अंतर आएगा। अब भाई 0 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अंतर 0 बनाने के लिए x को मुझे 13 बनाना पड़ेगा, और कोई भी एक एक डिजिट मेरा 13 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ 13 तो नहीं आएगा। तो x की जगह मैं क्या रखूँ भाई, x की जगह पे मैं 2 रखूँगा, बस 2 ही रख सकता हूँ। क्यों, 4 और 2 6, और 17 में से 6 गया तो कितना आएगा, 11। डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हो गया, बिल्कुल हो गया। तो x बराबर 2 मेरा आंसर, ऑप्शन बी।
आराम से क्रॉस चेक करने के लिए आप 2 4 7 2 8 को 44 से भाग देना जाएगा बड़े प्यार से। ठीक, क्रॉस चेक करने के लिए आंसर, अगर किसी तरह का डाउट बचा हो तो। और अगर विश्वास है तो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। भाई कितना वर्गमूल कराएगा, चलो भाई करते हैं। किसका, 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, पता है भाई कितना होता है 16, ये पता है भाई कितना होता है 4, कर दो गुणा, कितना हो गया 64। और जो परिणाम आएगा उसका वर्गमूल ज्ञात करें। भाई इसका भी कर दो वर्गमूल, कितना आ गया भाई, कितना आया 8 8 64, मेरा आंसर 8, ऑप्शन सी। कितना, ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में समय लगता है, पढ़ने में 5 सेकंड लगा, सॉल्व करने में 3 सेकंड बस। अगर आपने आराम से नहीं पढ़ा होता पिछला प्रश्न तो हो सकता है उसको करने में आपको 30 से 50 सेकंड लग जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा आराम से पढ़ो। आप जितना आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, आप जब क्वेश्चन 2 4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आराम से पढ़ने लग जाओगे ना, आपके क्वेश्चन बहुत प्यार से सॉल्व होने लग जाएंगे। और हाइपर नहीं होना है, क्योंकि ठंडा दिमाग ही बेस्ट सोल्यूशन देता है लाइफ में, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुर्सियाँ और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेजें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, भाई 2 कुर्सियाँ, 2 चेयर प्लस एक मेज, एक टेबल कितने रुपए में खरीद रहे हैं भाई, 170 रुपये में। ठीक है, एक इक्वेशन होगी। भाई दूसरी इक्वेशन क्या है, 5 कुर्सियाँ, 5 चेयर और 4 मेज, 4 टेबल कितने रुपए में खरीद रहे हैं भाई, 530 रुपये में। खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। पूछ रहा है एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए, एक चेयर की लागत बतानी है। तो भाई मैं इस इक्वेशन में टेबल को बराबर कर दूं, बिल्कुल कर देता हूं। तो इस इक्वेशन में यहाँ है एक टेबल, यहाँ 4 टेबल, भाई दोनों में 4 का गुणा कर दूं, बिल्कुल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 चेयर और प्लस 4 एकम 4 टेबल बराबर 17 चौके 68, 680 होगा, बिल्कुल होगा। देखो भाई इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो ऊपर लगा दो माइनस माइनस माइनस। ठीक भाई, 8C प्लस का है, 5C माइनस का है, तो ये बचेगा 3C प्लस, भाई 4T से माइनस का 4T प्लस का 4T कैंसिल, प्लस 0, ये बचेगा 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख दो 0 बराबर 680 में से कितना गया 530, कितना बचा 150। भाई 3C मेरा कितना आया 150। और तो C बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 50 आएगा ना। तो एक चेयर होगी कितने रुपए की भाई, 50 रुपए की, मेरा आंसर ऑप्शन बी। सिंपल था, बेसिक पढ़ाते हैं 8वीं 10वीं में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स के बैंक खाते में 90.53 रुपये का शेष है। 67.14 रुपये जमा करने और 70.16 निकालने के बाद शेष राशि क्या बचेगी। भाई देखो ये सिंपल जमा और घटा का क्वेश्चन है, लेकिन यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन रोकेगा या बनाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बंदा देखता है कि अरे इतना हलवा क्वेश्चन, चलो जल्दी से करके निकलते हैं 2 सेकंड में, लेकिन वो यहाँ पॉइंट में कर देता है गड़बड़। और फिर क्या होता है, या तो वो समय लगाता है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेगा और दोबारा करेगा, या तो अपना समय खराब करेगा या फिर अपने फ्री के नंबर खराब करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को 4 सेकंड फालतू लो पढ़ने में, लेकिन आराम से बनाओ। क्यों, क्योंकि भाई आपका समय बहुत कीमती है परीक्षा में। ठीक, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। भाई कितना बैलेंस है उसके अकाउंट में, 90.53 है ना। ठीक है भाई, कितना जमा करता है भाई, 67 रुपये जमा कर रहा है, 67.14 जमा करता है और निकालता कितना है भाई, 70.16 निकाल रहा है ना, बिल्कुल निकाल रहा है भाई। ठीक है, कर दो भाई इसका सिंपल जोड़ घटा, ये आ जाएगा आपका 87.51 रुपये, मेरा आंसर ऑप्शन बी। आराम से करना है इस वाले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 2 और 72 है।
बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, बहुत सिंपल, 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। 10 सेकंड से ऊपर गया तो बात ही नहीं कोई। देखो कैसे भाई, मुझे पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भाई, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, है ना भाई? होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। मैं मान लूँ मेरी एक और दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल बराबर होगा इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ठीक है भाई, बिल्कुल होता है, पता होनी चाहिए बात। ठीक, तो ठीक है भाई, मैंने मान ली एक संख्या है मेरी एक्स, छोटी संख्या, तो दूसरी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से, छोटी संख्या एक्स है तो इसका दुगना 2x, दुगने से 2 अधिक है प्लस 2 है ना? ठीक है, तो मैं कह दूँ इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर हो गया इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से आपका 2 कॉमन, अंदर बचा x+1 और ये बाहर आ गया x बराबर 2 गुणा में 72 होगा। 2 से 2 कैंसिल दोनों तरफ। अब भाई देखो, दो ऐसे डिजिट लो जिनका अंतर 1 हो और गुणनफल 72। भाई मेरे को तो सीधे पता है 9×8 = 72 होता है, तो x+1 आ गया 9 और x आ गया मेरा कितना, 8 आएगा भाई। x 8 और x+8+1 9, यही तो होगा, 8 ने 72। छोटी संख्या पूछा है तो हो गया मेरा कितना, 8। आंसर ऑप्शन सी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बच्चे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन हमें परीक्षा पास करनी है, टीचर नहीं बनना, ध्यान रखना बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस का यूज़ करना है। यहाँ मुझे साफ पता चल गया था 2 कॉमन है, ये काटना है, तो x+1 गुणा में x बराबर 72। 9×8 = 72 तो मुझे यहीं दिख गया था वैसे आंसर, लेकिन ये आपको ईजिली सॉल्व कराने के लिए, समझाने के लिए बताया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। 4/5 = 12/10 बराबर x/6 = 9/10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, 4/5 बराबर x/6/9/10 है, यही तो कह रहा है। ठीक है भाई, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। 4/5 गुणा में ये उल्टा हो जाएगा, 12/10 जब ऊपर आ जाएगा तो ये 10/12 हो जाएगा बराबर। तो ये जो x/6 है, जब ये 9/10 गुणा में आएगा तो ये 10/9 हो जाएगा, होगा ना बेसिकली। ठीक, तो कर दो बस अब कार्रवाई आगे की। 6 × 6 6 दूनी 12, 2 × 2 2 × 5 10, 5 × 5 5 × 5 होता है, बिल्कुल होता है भाई। x बराबर आ जाएगा 9 चौक 36 और ये 10 आ जाएगा नीचे, तो बट्टे में 10 बराबर 3.6 मेरा आंसर। ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा। ठीक है भाई, बेसिकली कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मतलब मिसिंग हो गया हो, या डाटा गलत आ गया हो, या फिर ऑप्शन कुछ और हो, या पेपर में ही गलत क्वेश्चन आया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट बेसिकली हमारा क्रक्स, ये क्वेश्चन करने का क्रक्स ही यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो नो मैटर कि यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है, आप किसी भी वैल्यू पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक बाबू, निराश नहीं होते। चलिए, पता नहीं किसने टाइप किया था क्वेश्चन इतना खराब। अच्छा, मैंने ही किया था। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। 800 का 120% का 40% का 85% ज्ञात कीजिए। कितना टाइम लगेगा? बस जितना पेन उठा के घिसने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। पेन घिसने बराबर मेहनत है इसमें। सीधे सीधे बोल रहा है, 800 का 120% कितना हो गया भाई? 120/100 कर दो। का कितना? 40% का 40/100 कर दो। का 85%, इसका 85/100 कर दो। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? 2 0 से 2 0 गए, 1 0 1 0 2 0 2 0 गए, गए ना? बिल्कुल गए। बचा क्या भाई? 2 छिक्के 12, 2 पंजे 50 से जा रहा है। मैंने क्यों 2 से काटा बता रहा हूँ। 17 पंजे 85, 5 से 17 में जाएगा, 5 से 10 में जाएगा, नीचे बच गया 10। ठीक है, और ऊपर कहीं 5 नहीं है तो मेरे को 10 रहने दो नीचे, क्योंकि पॉइंट लगाने में आसानी होगी। अब कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 17 चौके 68 और 8 छिक 48। एक सेकेंड,
8 छः 48 चौके 192, ये हो जाएगा 8 चौके 32, हाँ 192 गुणा में 17, ये कितना आ जाएगा, और बट्टे में 10, बराबर में मेरा 17 दूनी 34, 17 निम्न 153 और 3 156, 17 कम 17 और 15 326.4 मेरा आंसर। ऑप्शन में नहीं दे रखा कभी कहीं भी, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर मेरा यही आएगा। आंसर में एक चौथा ऑप्शन होना चाहिए, ये 360 लग गया क्या, 326.4 होना चाहिए था यार, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई थी और उसके लिए 50 रुपये का मरम्मत शुल्क दिया गया था और इसके अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए इस वस्तु को, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया मुझे, लेकिन मैं एक बार फिर पढ़ूंगा समझाने के लिए। क्या, कोई वस्तु है 300 रुपये में खरीदी और 50 रुपये का मरम्मत शुल्क लगा दिया उस पर, ठीक है, तो टोटल मुझे कितने की पड़ गई, 300 और 50 350 रुपये की, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहा है, और इसके अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए था, मीन्स मैंने उस पर कोई प्राइस टैग लगाया है और उससे मैं उसको 20% एक्स्ट्रा कीमत पर बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो मेरा प्राइस टैग क्या है, वो प्राइस टैग मेरा इसकी लागत मूल्य का 10% अधिक है, मीन्स जो मैंने 350 रुपये लगाए ना, उसका 10% अधिक है लागत मूल्य का, क्या, प्राइस टैग लागत मूल्य का 10% अधिक है, और वो मेरा जो प्राइस टैग है उससे 20% अधिक पर मैं बेचता हूँ, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मेरा लागत मूल्य 350, ठीक। अब इस पर प्राइस टैग लगाया मैंने 10% एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो गया भाई, 11/10, यही तो होगा, 110/100, 0 कटेगा 11/10, ठीक। और इसका 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट क्या होता है भाई, 12/10, 120/100 में 0 कट जाएगा तो 12/10 बचेगा ना, बस हो गया मेरा काम खत्म। 10 से 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 420 गुणा 11, तो 420 और 42, 420 42 62, एक सेकंड दोबारा, हाँ 462 ही होगा, रुपये 462 मेरा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, जब 20% और 10% की तो क्रमिक छूटें लागू होती है तो लागू की गई कुल प्रतिशत छूट क्या है, आंसर खत्म, 28 आंसर। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे, ठीक है, मैं सॉल्व करवाऊंगा भाई आपको, और आप भी फिर 1 ही सेकंड, मैक्सिमम तो 3 सेकंड, उससे ऊपर नहीं, क्यों सोचने में इतना ही टाइम लगता है, पेन तो उठाना ही नहीं इस क्वेश्चन में। कैसे किया देखते हैं भाई, मुझे पता है 20% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ भाई, 2/10 लिख सकता हूँ, वैसे तो 1/5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 2/10 लिख रहा हूँ अपनी सहूलियत के लिए, क्यों बताता हूँ। 2/10 का मतलब है, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 10 रुपये है, सॉरी अगर मार्क प्राइस मेरा 10 रुपये, छूट दे रहा हूँ ना, मार्क प्राइस, अगर मेरा मार्क प्राइस 10 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 रुपये की छूट के बाद 8 रुपये, यही मतलब है इसका। और मुझे पता है दूसरी छूट है 10% की, और 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। इसका क्या मतलब हुआ 10% छूट का, अगर मार्क प्राइस 10 रुपये है, मैं 10 रुपये कीमत छाप रहा हूँ, तो 1 रुपये की छूट के बाद कितने का बेचूंगा, 9 रुपये का। तो इफेक्टिव प्रभावी छूट क्या होगी भाई, 10 × 10, जो 100 रुपये की चीज़ है वो 8 निम 72 रुपये की बिकेगी, कितने कम पर भाई, 28 रुपये, 28 रुपये कम कितने पर, 100 पर, तो कितना परसेंट हो गया भाई, 28%, 28 रुपये 100 पर कम पे बिक रही है, 100 रुपये पर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 गया बराबर 28%, मेरा आंसर ऑप्शन बी। नहीं तो एक फॉर्मूला है, बता रखा है आपको भाई, छूट का मतलब होता है कीमत कम होना, A+B+AB/100, बताया ना। तो भाई छूट का मतलब होता है माइनस, कीमत घट रही है, तो पहली छूट है 20%, मीन्स कीमत -20%, और दूसरी बार घट रही है 10%, तो +-10, तो ये हो जाएगा -10%, और प्लस में भाई -20 गुणा में -10 बट्टे में 100, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ये -10 -20 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका -30, और ये 20 धाए के 200, ये हो जाएगा +200, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा +200 बट्टे में 100 बराबर 2 बराबर -28%, मेरा आंसर। ये -28% आंसर मत लिखना। क्यों? ये माइनस का मतलब ये सिर्फ छूट, यहाँ पर कीमत कम हो रही है, ये डिस्काउंट शो कर रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 1,000 रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज से 5 वर्ष की अवधि में 440 रुपये का ब्याज मिले तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखो भाई बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेसिक जो चौथी पाँचवीं में हमने पढ़ा है, ब्याज क्या होता है, ब्याज कितना दे रखा है 440, और ब्याज क्या होता है मूलधन P गुणा में R जो हमें निकालना है और गुणा में T 5 साल बट्टे में 100। भाई इससे सिंपल कुछ है नहीं है, वैसे है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का यूज़ करोगे तो इससे भी सिंपल, इससे भी कम कैलकुलेशन में सवाल हो जाएगा। कैसे करते हैं आगे। भाई 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, R बराबर आ गया 44 बट्टे में 5। अब 5 से भाग देने का सबसे सिंपल रूल है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो और एक पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद। 44 दूने कितना होगा भाई 88, तो ये नीचे भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो पॉइंट आ गया %, मेरा आंसर ऑप्शन सी। नहीं तो कॉमन सेंस यूज़ करो। क्या भाई 440 रुपये ब्याज खा रहा है 5 साल में, 1 साल में कितना ब्याज खाएगा भाई 440 बट्टे में 5, 440 का 2 से गुणा कर दो 880, तो 880 बट्टे में 10 हो जाएगा। 1 साल में कितना ब्याज खाएगा भाई 440 बट्टा 5 बराबर 88 रुपये। अब 88 रुपये 1 साल में ब्याज खा रहा है कितने पर भाई 1,000 रुपये पर। परसेंटेज निकालनी है गुणा 100, 2 0 से 2 0 का 1 0 बचा बराबर 8.8%, मेरा आंसर। रेट सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1,000 रुपये के मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 331 का चक्रवृद्धि ब्याज उत्पन्न होता है। देखो भाई बहुत सिंपल है। क्या भाई रेट कितना है 10% है ना। 1,000 रुपये मेरे कितने बन रहे हैं भाई 331 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 1,331 रुपये बन रहे हैं, है ना भाई, बिल्कुल बन रहे हैं। और रेट कितना है मेरा, रेट है भाई 10%। अब 10% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है क्या कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर हर होगा, हर की पावर समय, हर की घात समय, ये क्या होगा भाई यही मेरा प्रिंसिपल होगा, और चेंज भी यही आ रहा होगा। चेंज कैसे, नहीं समझ में आया सर जी, मतलब भैया समझ में नहीं आ रहा ये तो कैसे करेंगे। देखो 10% का मतलब 1/10 मीन्स 10 से 11 हो रहा है मेरा जो भी है। मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, और 11 रुपये हो जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई मैं 10 की घात क्या करूँ कि 1,000 हो जाए भाई 10 की घात 3 करनी पड़ेगी, 10 की पावर 3 तभी तो 1,000 होगा। यहाँ भी देखो 11 की पावर क्या करूँ कि 1,331 हो जाए, 3 करनी पड़ेगी। तो ये जो पावर है यही तो मेरा समय है ना भाई। तो टाइम क्या हो गया 3 साल, मेरा आंसर। टाइम इज इक्वल टू 3 साल, मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 साझेदार ए बी और सी ने 4:5:6 के अनुपात में लाभ साझा किया। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए से 200 रुपये अधिक था तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। कैसे भाई ए बी और सी किस अनुपात में लाभ कमा रहे, 4:5:6 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कह देता हूँ ए का लाभ 4 यूनिट, बी का लाभ 5 यूनिट और सी का लाभ 6 यूनिट। ठीक है, तो सी का हिस्सा ए से कितना अधिक है भाई, मैं कह दूं कि 2 यूनिट अधिक है हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 2 यूनिट नहीं भाई, 200 रुपये अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, कुल मिला के कितना गुना भाई 100 गुना अधिक है ना।
तो बोल रहा है कुल लाभ कितना है। भाई कुल लाभ तो 5, 4, 9 और 6 कितना कमा रहे हैं भाई, 15 रुपये का कुल लाभ कमा रहे हैं, 15 यूनिट का। तो ये 15 यूनिट भी 15 यूनिट की जगह कितने रुपए होगी भाई, 100 गुना होगी ना। जब 2 यूनिट का अंतर 100 गुना होकर 200 होता है तो 15 यूनिट का भी लाभ 100 गुना होकर कितना हो जाएगा भाई, 1500 रुपये। मेरा आंसर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, 3 साझेदारों ए, बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ साझा किया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने प्रत्येक ए और सी के आधे शेयर ले लिए। यदि डी का अब लाभ का हिस्सा ₹100 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे, मेरे को तो इसका आंसर ही पता चल गया है। देखते हैं, ए, बी, सी क्या लाभ का अनुपात है, 2:3:4 है ना भाई। ठीक है, कुल लाभ इनका क्या हो जाएगा, 9 यूनिट होगा ना कुल लाभ। ठीक, क्या कह रहा है भाई, एक बंदा आता है डी, वो क्या करता है, ए और सी के हिस्से का आधा आधा ले लेता है। ए का हिस्सा 2 है, कितना लेगा, 2 में से 1, प्लस सी का हिस्सा है 4, उसमें से कितना लेगा, 2, और इसका हिस्सा हो गया भाई 3 यूनिट, हो गया ना। ये कुल लाभ है, ए और सी में से 1 और 2 यूनिट डी ने ले लिया, और अब डी का लाभ हो गया 3 यूनिट, होगा ना भाई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो 3 नहीं है भाई, 100 रुपये का लाभ है 3 यूनिट की जगह। कितना गुना भाई, 100/3 गुना हो रहा है कि नहीं। 3 यूनिट बराबर 100 के कितने गुना, 100/3। तो वैसे ही कुल लाभ भी 9 यूनिट की जगह कितना हो जाएगा भाई, 100/3। 3 तिया 9 और 3 गुना 100 बराबर ₹300। मेरा आंसर ऑप्शन डी। और इसी के साथ हो गया पेपर खत्म। तो आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेरी है या कोई भी शंकाएं, सवाल या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं, सुझाव कमेंट कर सकते हैं। अगर अप्रिशिएट करना चाहें, तारीफ़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कि वीडियो की गुणवत्ता, क्वालिटी या किसी भी इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, तो बेझिझक दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जय राम जी की। धन्यवाद।